स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ मोशन का 5th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखो इसमें आपका क्या डिस्कस होगा और पहले क्या डिस्कस हुआ। लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको पिछले लेक्चर में न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया था और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस भी कराए गए थे। तो पिछले लेक्चर में तो हमने क्वेश्चंस को कवर किया था, आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लामीज थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो है तो इसमें भी इक्विलिब्रियम, तो ये भी हम यही कहेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर ही बेस्ड है, लेकिन एक थ्योरम है, थ्योरम से किस तरह सॉल्व किया जाता है, बिना थ्योरम के भी कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो वहां हम कहते थे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, स्ट्रेट लाइन में होना जरूरी है उसका। ठीक है, ये हमने सब डिस्कशन कर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम में वो तभी होगी जब वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में चलती हुई होगी, तो हम कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या कहो इक्विलिब्रियम में है। ये सब हमने डिस्कशन पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में और पिछले लेक्चर में उसके क्वेश्चन किए थे, ये कर चुके हैं हम। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले, आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नया थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसकी क्या लिमिटेशन है, थ्योरम क्या है, वो सारी बातें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट जूम इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या कहती है आपको? लामीज थ्योरम बोलती है कि मान लीजिए एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, F1, F2 एंड F3। 3 कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर, तो 3 कॉन्करेंट फोर्स, तो मैं यहां लिख देता हूं इफ 3 concurrent forces are act at a point, 3 concurrent forces are act a point and their रिजल्टेंट इज 0 और उनका रिजल्टेंट 0 है, देन अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, अब लामीज थ्योरम ने क्या कहा था, लामी ने क्या बताया था? उसने कहा था कि अगर 3 कॉन्करेंट फोर्स, उसके साथ साथ वो कोप्लेनर होने भी जरूरी, कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्ट, तो मैंने कॉन्करेंट नहीं लिखा, इसको ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है कि ऑल्सो, यहाँ पे लिख लीजिए बीच में, कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर, एक प्लेन में होनी चाहिए, ये जरूरी है बात। तो 3 concurrent and coplanar forces are act at a point and their resultant is 0, then according to Lame's theorem, तो Lame's theorem आपको क्या कहता है? Lame's theorem कहता है कि मान लीजिए F1 एक पॉइंट पर F1 फोर्स लगा हुआ है, दूसरे पर F2 फोर्स लगा हुआ है, तीसरा जो है वो F3 फोर्स लगा हुआ है, तीनों एक ही पॉइंट पर लगे हुए हैं। F1 के सामने एंगल मान लीजिए अल्फा है, F2 के सामने एंगल मान लीजिए बीटा है और F3 के सामने एंगल गामा है। तो Lame's थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 अपॉन में उसके सामने वाले एंगल का साइन अल्फा है, F1 और साइन अल्फा का जो रेशो है वो F2 और उसके सामने वाला जो एंगल है F2 अपॉन में साइन बीटा के इक्वल होगा और F3 अपॉन में साइन
गामा के इक्वल। F3 के सामने कौन है? गामा है, तो F3 अपॉन साइन गामा। तो ये रेशो आपस में इक्वल होते हैं। F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। ये हमें पता होना चाहिए बस। तो मतलब मैं ये कह दूं कि सर लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग जहां पर भी 3 फोर्स लगे होंगे, भाई पहली कंडीशन तो यही है कि 3 ही फोर्स होने चाहिए, 4 नहीं चलेंगे, 2 नहीं चलेंगे, 5 नहीं चलेंगे, 3 ही चलेंगे, और उनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ये भी कंडीशन है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 का जो रिजल्टेंट है वो 0 वेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल ये भी कंडीशन है। और साथ में F1 F2 F3 कोप्लेनर होने चाहिए, F1 F2 F3 आर कोप्लेनर। तो ये 2-3 पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं थ्योरम में कि एक ही पॉइंट पर लगे हुए होने चाहिए, मतलब कॉन्करेंट होने चाहिए। वो भी लिख लो, वो वैसे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी F1 F2 F3 आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, और उन तीनों का जो वेक्टर सम है वो 0 होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, इक्विलिब्रियम में वही तो होते थे भाई, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती थी, फर्स्ट लॉ में होती थी। ठीक है, चलो अब यहां पे बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो उनका जो रेशो बनता है F1 उसके सामने वाला एंगल उसका साइन, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 उसके सामने वाला एंगल बीटा, तो साइन बीटा, वो आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल टू में F3 और उसके सामने वाला एंगल उसका साइन, तो F3 अपॉन साइन, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा, ये आपस में इक्वल होते हैं। बस ये लामीज ने अपनी थ्योरम में लिखा। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसका फायदा ये मिलेगा आपको, वैसे तो आप बिना इसके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लामीज थ्योरम मत लगाओ, लेकिन आपके लिए ये कंपोनेंट में ब्रेक करने से अच्छा है कि आप वहां पे इस थ्योरम का यूज करें। तो यूज अगर करेंगे तो कंपोनेंट में ब्रेक करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें बेटर फील हो रहा है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझने का कोशिश करना है। चलिए, एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है 10 न्यूटन, इधर लगा हुआ है मान लीजिए F1, उसका ये एंगल आपका 30 डिग्री का है, और इधर लगा हुआ है आपका F2, और उसके साथ में ये वाला जो एंगल है ये भी 30 डिग्री का है। इस तरीके से आपको फोर्सेस दिए हुए, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का। अब आपसे पूछा है कि अगर इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है, मतलब इन तीनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 है, इक्विलिब्रियम में है मतलब, तो इफ ऑल 3 फोर्सेस आर रिजल्टेड एज 0, रिजल्टेंट इसका 0 है, देन फाइंड F1 एंड F2, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान है, F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लामीज थ्योरम से करेंगे पहले इसको, और फिर बिना लामीज थ्योरम के भी करेंगे। मतलब लामीज थ्योरम ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चाहो तो करो, बस आपके लिए काम थोड़ा सा आसान कर देती है अगर आपको जल्दी से इसको कैलकुलेट करना हो तो इसका अब तरीका, सर तरीका वही है, 3 फोर्सेस लगे हुए हैं इस पॉइंट पर और हमें तीनों का रिजल्टेंट 0 दिया हुआ है। हमें क्या करना है? हमें करना है F1 F2 की वैल्यू निकालनी है, तीसरा फोर्स हमें पता है, कर दो फटाफट। F1 लामी थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 और उसके सामने वाला एंगल, अब सामने वाला एंगल तो सर ये 30 और ये 90, टोटल है 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 सामने वाला एंगल का साइन लेना है। फिर आगे F2 के सामने वाला एंगल F1 अपॉन साइन 90 प्लस 30 इक्वल होगा F2 अपॉन में इसके सामने एंगल सर वही 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस 30 इक्वल्स टू में F3 है सर 10 न्यूटन और अपॉन में इसके सामने वाला एंगल। अब देखो सर ये 90 180 हुआ, 180 में से
मान लीजिए ये 60 और ये 60 और ये बाकी कितना बचा ये देख लो आप। तो ये कितना बच रहा है इसको चेक करने के लिए आप एक आइडिया लगाओ। इधर 180 बन गया तो इधर ये 180 रह गया, उस 180 में से ये 60 गया तो ये सर बचा 120 डिग्री। देख लो 30 प्लस 120 150 150 प्लस 30 180, तो इधर 180 और इधर 180 टोटल 360। तो कितना बचा है ये साइन 120 डिग्री। इस तरीके से हमने ये कर लिया और बस काम हो गया। अब यहां से क्या करेंगे F1 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, सर कॉस थीटा होता है तो कॉस 30, F2 अपॉन में साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, बिल्कुल ठीक। इस 120 को भी मैं 90 प्लस 30 ही लिख लूं, इसको भी मैं 90 प्लस 30 लिख देता हूं, इसी लाइन में लिख दिया मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10 अपॉन में cos 30 आपका बन चुका है। तो अब हम क्या करें, ये तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो F1 इक्वल्स टू में F2, F1 इक्वल्स टू में F2 और इक्वल्स टू में 10। तो दोनों फोर्सेस F1 और F2 की वैल्यू जो है वो हमारी 10 आ चुकी है। अब देखो इसी क्वेश्चन को कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते थे। कंपोनेंट मेथड से कैसे करना है, उसको हम x और y में इन फोर्सेस के कंपोनेंट ब्रेक करते। इक्विलिब्रियम में है तो x की तरफ पॉजिटिव की तरफ जाने वाला फोर्स बैलेंस कर लेगा किसको, नेगेटिव की तरफ जाने वाले फोर्स। तो जब भी पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता था, मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि आगे की तरफ खींचने वाला फोर्स पीछे की तरफ खींचने वाला फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा, ऊपर की तरफ खींचने वाला फोर्स नीचे की तरफ खींचने वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा, अगर वो टोटल इक्विलिब्रियम में है तो। अब इसी को मैं कंपोनेंट मेथड से भी करूंगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। तो बस इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूं। कंपोनेंट मेथड में मैं इसका एक काम करता हूं, यहां से इसके कंपोनेंट बना लेता हूं। तो ये तो ठीक है, ये तो सर एक्स की डायरेक्शन में ही 10, तो जरा इसके कंपोनेंट करेंगे पहले F1 के। तो F1 का कंपोनेंट देखो, इधर कहां जा रहा है, इधर जा रहा है ये आपका F1 cos 30 और इधर F1 sin 30 सर। अब ऐसे ही F2 का, तो ये गया F2 cos 30 और इधर गया F2 sin 30। तो फटाफट इसको लिख देता हूं मैं यहाँ। तो ये नीचे की तरफ F2 cos 30 और इधर की साइड में है आपका F2 sin 30, F2 sin 30 प्लस ये भी इधर ये F1 sin 30, तो इसी के साथ ऐड कर दो F1 sin 30 और ऊपर की तरफ हो गया आपका F1 cos 30। अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस में है, तो बैलेंस में होने का मतलब हुआ कि आमने सामने के फोर्सेस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। ठीक है, आमने सामने के फोर्सेस है, जितना ये उतना ही है। तो ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। F1 cos 30 इक्वल्स टू में F2 cos 30, यहां से कैलकुलेट करके आ गया F1 इक्वल्स टू F2। इस इक्वेशन से तो बना F1 इक्वल्स टू में F2। अब दूसरी, ये आगे की तरफ 10 और ये पीछे की तरफ, इनको इक्वल कर दो। तो 10 इक्वल्स टू में F2 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू रख दे रहा हूं 1/2, तो 1/2 और प्लस में F1 इंटू में sin 30 की वैल्यू 1/2। ये 1/2 कॉमन आके इधर मल्टीप्लाई में 20 हो जाएगा। F1 प्लस F2 की वैल्यू 20 आ गई। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। अब F1 F2 तो इक्वल है, तो मैं F2 की जगह F1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 2F1 इक्वल्स टू में 20, तो F1 की वैल्यू 10। अब F1 की वैल्यू 10 तो F2 भी यही है, तो F2 की वैल्यू भी 10। यही हमारा लामीज थ्योरम में काम कितने लाइन में हो गया था, सिर्फ एक लाइन में हो गया था। इसलिए लामीज थ्योरम को पढ़ना जरूरी है। कंपोनेंट से करेंगे, वहां पे हमें x वाले कंपोनेंट्स को इक्वल रखना पड़ेगा और y वाले कंपोनेंट्स को इक्वल रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम करने के लिए। यहां पे फायदा ये है कि वहां पे कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशन है। लिमिटेशन आपको पता है कि फोर्सेस 3 से ज्यादा ना हो, ये मैंने लिख दिया लिमिटेशन। उन फोर्सेस का सम 0 हो, 3 से ज्यादा हो नहीं हो, एग्जैक्ट 3 ही होने चाहिए, कम भी नहीं हो सकते उससे। और तीनों फोर्सेस कोप्लेनर होने जरूरी हैं और तीनों फोर्सेस कंकरंट होने जरूरी है, एक ही पॉइंट पर लगे हुए होने जरूरी है।
तब हम लामीज थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर। चलिए बेटा अब हम इसमें आगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने। अभी देखो एक रस्सी इधर कनेक्ट है, उसमें टेंशन T2 है, इधर से एक रस्सी कनेक्ट है, उसमें टेंशन T1 है, एक सेम पॉइंट पर कनेक्ट है और इसी पॉइंट से तीसरी जो रस्सी है उस पे मास m आपका लगा हुआ है और ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है सब कुछ, क्योंकि ब्लॉक चल नहीं रहा है, रुका हुआ है सब कुछ। और ये एंगल जो है इक्विलिब्रियम में ये फिक्स एंगल है, ये 90 का एंगल हो गया, 37 का एंगल दिया हुआ है आपको फिगर में। तो यहाँ पर क्या आप ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर लगने वाले तीन फोर्सेस, इधर T1 इधर T2 और नीचे की तरफ इसका वेट mg, इस पॉइंट पर लगने वाले तीन फोर्सेस हैं। ये तो नीचे की तरफ वेट लग रहा है इसका mg, तो मैं अगर इसको यहाँ पे बनाऊँ तो इधर की तरफ तो हो गया आपका T2, ये एंगल हो गया 37, इधर की तरफ हो गया T1 और नीचे की तरफ हो गया mg। हमें ये जो T1 और T2 टेंशन्स हैं दोनों रस्सियों में, इनको फाइंड आउट करना है। ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, देखो 90 डिग्री दिया। अब सर कर तो हम इसको कंपोनेंट से भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे, कंपोनेंट से कर लो, मैंने तो मना ही नहीं किया। कोई ज़रूरी थोड़ा ही नहीं है कि यानी हम लामीज थ्योरम याद रखें, मैंने कहा है कि मत रखो, पर करोगे यूज़ लामीज थ्योरम का तो आपको और आसान पड़ेगा। ये कंपोनेंट में 2 लाइन लिखनी पड़ेगी तो इसमें 1 लाइन में काम हो जाएगा। मतलब ये तो कहने की बात है, लेकिन T1 अपॉन में फिर भी उससे कम में काम हो जाएगा, ऐसे कहूँगा। तो T1 अपॉन में उसके सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब ये 37 है सर, ये पूरा 180 है, तो ये बचा 180 माइनस 37 साइन 180 माइनस 37 इक्वल्स टू में, अब T2 लो, रेशो इनके इक्वल है, T2 और उसके सामने वाला एंगल साइन 90 और इक्वल्स टू में T3 है mg, ये है mg, ये F3 फोर्स कह लो। इसके सामने वाला एंगल कितना हो गया 90 प्लस 37, ये 90 ये 37, तो ये हो गया साइन 90 प्लस 37। बोलो अब T1 अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन का साइन रहेगा तो साइन 37। अब जिसको ना इसमें प्रॉब्लम है 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा कैसे आया, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे आता है, वो सारी चीज़ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊँ। वैसे वीडियो बनेगी पर वो थोड़ा जल्दी बना दूंगा मैं, बस इतनी बात है। तो साइन 37 इक्वल्स टू T2 अपॉन में साइन 90, साइन 90 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, 1 है। यहाँ पे mg साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका cos थीटा, तो cos 37 आ गया। अब इसको एक बार इसके इक्वल रखोगे तो ये आ जाएगा, या एक काम करो साइन 37 cos 37 की वैल्यू यहीं कहीं रख दो, तो T1 अपॉन में साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, इधर बचा T2 और इधर बचा mg, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो 5T1 अपॉन में 3, यहाँ पे बचा T2 इक्वल्स टू में 5mg अपॉन में 4। बोलो यही बचा कि नहीं। अब इसको और इसको इक्वल रखो, 5T1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू में 5mg अपॉन में 4, 5 से 5 कैंसिल, T1 की वैल्यू आ गई 3mg अपॉन में 4। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा नहीं हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, नहीं तो आप इसे देखते ही बता सकते हो कि ये इसके इक्वल है। तो T2 की वैल्यू सीधे सीधे 5mg/4 आ रही है, इसको सीधे सीधे बता सकते हो, 5 से 5 कट गया, 3 यहाँ गया, 3mg/4। समझाने के लिए कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। चलो T2 को इसके इक्वल रखो तो ये ऊपर चला जाएगा 5mg अपॉन में 4। T1 की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई और T2 की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इस तरीके से हम लामीज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लामीज थ्योरम क्या है, कहाँ उसका यूज़ करना है, उसके बेनिफिट क्या है, और नहीं भी लामीज थ्योरम याद रहती तो भी हमें क्वेश्चन के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। इसमें लामीज थ्योरम का जो हम यूज़ करेंगे वो 2 बार हमें करना पड़ेगा। क्यों, उसको मैं आपको देखो रीज़न बताता हूँ। पहले तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। ये m मास इस पॉइंट से कनेक्ट है,
नीचे की तरफ हैंगिंग है तो mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। इस रस्सी की टेंशन को मैं T1 मान लेता हूँ, इस रस्सी की टेंशन को T2, और ये जो रस्सी की टेंशन है उसको मैं मान लेता हूँ T3। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, इधर T1, इधर T2 हो ही गया, ये T1 भी एक बार लिख चुका हूं मैं, और ये नीचे की तरफ mg। तो ये इक्विलिब्रियम में है सारा सिस्टम, ऐसा दिया गया है हमें, और हमें ये थीटा फाइंड करना है। इस रस्सी का जो एंगल है, इस रोप का जो एंगल है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन जो है वो बढ़िया इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि लामी थ्योरम को हमें इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हमारी अच्छी बनने वाली है। चलो ठीक है, हम एक बार पहले इस पॉइंट पर लामी थ्योरम को लगाते हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर T1, इधर हो गया ये T2, और नीचे की तरफ हो गया ये mg। फटाफट इनके एंगल्स बना लीजिए। अब ये 37 प्लस 53 एंगल हो गया 90, और ये पूरा 180 में से 90 गया तो ये 90 बचता है, तो ये बचा आपका 90 डिग्री। फिर ये वाला एंगल कितना हो गया, तो ये 53 है सर, और आगे ये वाला 90 है, तो ये 53 प्लस 90, तो 90 प्लस 53। ऐसे ही ये वाला पूरा एंगल 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 mg नीचे की तरफ। तो ये सब कुछ तीनों एंगल पता चल गए। अब इनकी वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो T1 अपॉन में इसके सामने वाला एंगल साइन 90 प्लस 37 इक्वल्स टू में T2 अपॉन में इसके सामने वाला एंगल साइन 90 प्लस 53 इक्वल्स टू में mg अपॉन में इसके सामने वाला एंगल साइन 90। फटाफट इनकी वैल्यू रख लीजिए। T1 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। कैसे आया, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है ना। ऐसे ही साइन 90 प्लस 53 कॉस 53, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, और mg अपॉन में साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब T1 को इसके इक्वल रखेंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से T1 इक्वल्स टू में, जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये cos 37 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो mg इंटू में cos 37। ऐसे ही T2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो mg इंटू में cos 53। ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो cos 53 की और cos 37 की, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। क्या होती है सर, तो आपको पता नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया था, एक बार चलो फिर से बता देता हूँ। एक ट्रायंगल बनाओ, अगर ये एंगल 53 का है तो इसके सामने वाली साइड ये 4 होगी, ये 3 होगी, ये 5 होगी, याद कर लो। और अगर ये एंगल 37 का है तो सामने वाली साइड 3, ये 4, ये 5। बस अब इससे किसी की भी वैल्यू निकालो। cos 37 की वैल्यू निकालनी है सर, तो 37 वाला ट्रायंगल लो। cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 4/5, तो आंसर आ गया 4mg अपॉन में 5। ऐसे ही cos 53 की वैल्यू निकालनी है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो 3mg अपॉन में 5। ये T1 और T2 की वैल्यू आ गई। लेकिन सर वो नहीं पूछी है उसने पूछा ये थीटा कितना है, ये भी बता देंगे। अब यहाँ पहुँचते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का डायग्राम बनाते हैं। तो इस पॉइंट पर इसका वेट भी तो काम कर रहा है नीचे की तरफ mg, हाँ, तो ये हो गया वेट mg। चलो अगर मैं इस एंगल को देखूं ये वाला, तो देखो ये 37 था, तो ये वाला एंगल भी 37 होगा। कैसे, ऐसे ये दो पैरेलल लाइन होती हैं, तो इनको अगर तीसरी लाइन कट कर रही है तो ये जेड शेप में जो एंगल, उल्टा जेड बना हुआ, जेड शेप में जो भी बनेंगे ये एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ठीक है, ये एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, एंगल इक्वल कर दिए मैंने यहाँ से, तो ये 37 का आ गया। अब फटाफट मैं इसको बनाता हूँ। इधर कितना है, ये तो सर T2 है, ठीक है, और ये वाला कितना है, यहाँ से ये T3 है, तो ये हो गया आपका T2 को थोड़ा सा और ऐसे बना देता हूँ, ये बन गया T2, और ये हो गया आपका T3। फटाफट इनके एंगल डिसाइड करो। तो एंगल डिसाइड करना यहाँ पे मेन है। चलो एक काम करो, ये वाली लाइन तो सीधी है, ये पूरा एंगल कितना है सर 180, तो इतना कितना बचा, उसमें से ये थीटा है, तो 180 माइनस में थीटा। अच्छा, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के बीच का एंगल सर ये 37 है, ये वाला 37 है, इसको थोड़ा सा इधर को लिख देता हूँ मैं, ये
T2 था, तो ये एंगल कितना था 37, ये 37, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एंगल हो गया सर 180 माइनस थीटा प्लस 37, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा यहाँ से यहाँ तक था और उसमें 37 और ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 180 माइनस थीटा प्लस 37 एंगल। ये ध्यान देने वाली बात है, ये एंगल। चलो अब ये कितना है, ये वाला, अब सर ये पूरा 90 था, उसमें से 37 माइनस हुआ, ये पूरा 90 था, उसमें से कितना माइनस हुआ 37, तो ये बचा 90 माइनस 37। फिर अब इसके सामने वाला ये वाला एंगल पूरा, अब एक बात बताओ आप मुझे, ये पूरा 90 था, ये वाला 90 था और उसमें ये थीटा ऐड हो गया, तो 90 प्लस थीटा, बस हो गया काम। अब क्या करना है, लामी थ्योरम लगानी है, क्योंकि इस पॉइंट पर भी तीन फोर्सेस हैं, तीनों बैलेंस में हैं, तो लामी थ्योरम काम करेगी। तो हमें T3 अपॉन में इसके सामने वाला एंगल साइन 90 माइनस 37, फिर T2 अपॉन में साइन इसके सामने वाला एंगल 90 प्लस थीटा, फिर mg अपॉन में इसके सामने वाला एंगल साइन 180 माइनस थीटा। देखो माइनस कॉमन ले लो तो थीटा माइनस 37 रह जाएगा अंदर, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो थीटा माइनस 37 रह गया अंदर, ये आ गया आपका mg अपॉन में। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। T3 अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा, सर कॉस थीटा, कॉस 37, T2 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, और mg अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा, तो सर साइन थीटा। याद रखो 90 पे चेंज हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो तो साइन का कॉस बन जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो तो साइन का साइन ही रहेगा। और क्वाड्रेंट से उसके साइन भी चेक कर लेते हैं, वो मैं तरीका बता दूंगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो, ठीक है। तो साइन और आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये बचा साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, थीटा माइनस 37, इस पूरे को थीटा मान लेता हूँ मैं, तो साइन 180 माइनस थीटा ये पूरे को मान लिया, तो साइन थीटा माइनस 37। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सर हमें तो थीटा कैलकुलेट करना है, तो ठीक है T3 तो कैलकुलेट नहीं करना ना, तो इन दोनों को इक्वल रख लो, बस इन दोनों में थीटा है, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। तो चलो T2 की वैल्यू रखता हूँ, T2 की वैल्यू कितनी थी 3mg अपॉन 5, 3mg अपॉन में 5 अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू में यहाँ पे आ गया आपका mg अपॉन में साइन थीटा माइनस 37। अब इसे कैसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, mg से mg कैंसिल हो गया, तो चलो ठीक है, ये 5 यहाँ आ जाएगा इसके पास में, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन में, इसको मुझे दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इतनी जगह बची, चलो मैं यहाँ को कर लेता हूँ, यहाँ को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 अपॉन में कॉस थीटा 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू में इधर बचता है आपका 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस 37, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन चुका है साइन थीटा माइनस 37 इंटू में इसके 3 इक्वल्स टू में 5 कॉस थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी मैं आपके सामने यहाँ को लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको लगाएंगे हम यहाँ, तो ये हो गया 3 साइन थीटा कॉस 37 और माइनस में कॉस थीटा साइन 37 इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो और साइन 37 की वैल्यू रखो। साइन 37 इसके कॉस 37 के लिए हम देखो क्या करेंगे, 37 वाला ट्राइंगल लेंगे, कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 3 अंदर बचा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4 अपॉन में 5, तो ये हो गया 4 साइन थीटा अपॉन में 5 माइनस, अब ऐसे ही यहाँ पे साइन 37 की वैल्यू लिखेंगे तो साइन 37 हो जाएगा 3 अपॉन 5,
तो ये 3 cos थीटा अपॉन में 5 इक्वल्स टू में 5 cos थीटा। अब एक काम करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये जो 5 है ये इसका एलसीएम आ जाएगा और इस 5 की इधर मल्टीप्लाई कर लो और 3 के अंदर, तो अंदर बना 12, 3 इंटू 4 12 साइन थीटा माइनस 3 इंटू 3 9 cos थीटा। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये 25 cos थीटा आ जाएगा। अब cos वाली टर्म को उधर लेके जाओ इसके पास, तो 12 साइन थीटा, ये 9 cos थीटा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 25 cos थीटा प्लस 9 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 34 cos थीटा। एक काम करते हैं, cos को साइन के नीचे ले आते हैं, 12 को 34 के नीचे ले जाते हैं, तो ये बन चुका है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इक्वल्स टू 34 अपॉन में 12, tan थीटा इक्वल्स टू, ये से कट कर लो, 2 से कट रहा है, 17 अपॉन में 6, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 17 अपॉन 6। तो ये आपका थीटा एंगल कैलकुलेट होके आ चुका है। बिल्कुल आसान तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, 2 बार हमें लामीज थ्योरम को इसको लगाना पड़ा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक क्वेश्चन है। आपको मैंने कहा था कि एक अच्छा सा क्वेश्चन तो हम हर लेक्चर में करने की कोशिश करते ही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो हमारे लिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा कुछ ग्रो कर सके और हम आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।